हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं केमिकल दोस्त यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट एज यू नो कि हम पिछले कुछ टाइम से जो क्लास 12 केमिस्ट्री है सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए हम चैप्टर्स को क्लियर करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाली सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 यानी जो सॉल्यूशन है उसको हम कंप्लीटली 10 वीडियो में डिटेल वाइज क्लियर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर किया। अगर आप डीप वीडियो चाहते हैं तो वो हमारे अलग चैनल यानी कि एंट्रोपी एजुकेशन की लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, उस पर हमने अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और आप चाहते हैं शॉर्ट वीडियो चैप्टर क्लियर करना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इससे पहले इस चैप्टर की 3 वीडियो आ चुकी है और ये इस चैप्टर की 4th यानी कि लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इस वाली जो वीडियो है इस वाली वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। कौन कौन से? कोरोजन, फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि ईसीएस। इन 3 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कोरोजन और आपका फ्यूल सेल दोनों के बारे में लिख दिए। चलिए फटाफट इनको क्लियर कर लेते हैं। तो कोरोजन होता क्या है, मैं पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बारे में समझाऊंगा मैं। तो इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। ठीक है, ये मतलब क्या है कि जो मेटल है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन या कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से उसके क्या ऑक्साइड्स बनने लगते हैं। जो ये ऑक्साइड बनना है इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। मतलब क्या है कि मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है वो, ठीक है, मेटल क्या करेगा? ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, उससे रिएक्शन करेगा, देन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उस लूज करने की वजह से उसके ऑक्साइड बनने शुरू हो गए और जो भी ऑक्साइड बनेंगे उन ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? कोरोजन। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। कोरोजन ऑफ आयरन नोन एज रस्टिंग। सबसे जो नोन एज कोरोजन है जो हमेशा हम देखते हैं अपने घर वगैरह में, वो है रस्टिंग, मतलब लोहे का जंग लगना है, लोहे का कोरोजन होता है। किस वजह से है वो? वाटर एंड एयर की प्रेजेंस की वजह से होता है। जिसका जनरल फॉर्मूला है रस्टिंग का, कोरोजन का नहीं, रस्टिंग का जो जनरल फॉर्मूला है वो है Fe2O3 × XH2O। क्योंकि हमें नहीं पता है कि उन्होंने कितने मॉलिक्यूल दिए हैं, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O उसके साथ यानी कि Fe2O3 के साथ अटैच है। इसी वजह से हमने यहाँ पे X रखी इसके अमाउंट को। ठीक है, एक बार फिर से, रफ्टिंग क्या है? किसी भी मेटल का ऑक्साइड्स बनाना क्या कहलाएगा? रफ्टिंग। होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और किसकी प्रेजेंस में होता है? वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में। अगर सिर्फ वाटर हो तो नहीं लगने का, सिर्फ एयर हो तो नहीं लगने का। आपको वाटर और एयर दोनों का मिक्सचर चाहिए, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको हम, यानी कि आर्द्रता बोलते हैं ना। इसे घर में देखा होगा आपने, भाई लोहा धीरे धीरे जंग लगना शुरू होता है। क्यों लगता है? हवा प्रेजेंस है प्लस, लेकिन बारिश वगैरह आती है तो बारिश की वजह से क्या होता है कि हवा के अंदर आ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से हो जाती है, यानी कि ओस बोलते हैं ना, नमी बढ़ने से हो जाती है। इसकी वजह से लोहे पर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो कोरोजन से बचने का तरीका क्या है? उसको पेंट कर दो, उसके ऊपर लेयरिंग कर दो किसी और दूसरे मेटल की, जिसकी वजह से क्या होगा? उस पर कोरोजन नहीं लगने का। ठीक है, ये तो हो गया प्रिवेंशन और कोरोजन होता क्या है। अब फटाफट पढ़ लेते हैं फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, तो अ गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबक्शन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन etc डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। यानी कि वो सेल जो जितने भी फ्यूल्स को जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो क्या होगी? फ्यूल सेल। एक फिर से भाई देखो, फ्यूल सेल, फ्यूल यानी कि वे ईंधन जो जल सकते हो। ठीक है, यानी कि फ्यूल सेल कौन होगी? एक ऐसी सेल जो फ्यूल्स के जलने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो वो सेल क्या कहलाएगी? आपकी फ्यूल सेल। जैसे कि आपकी कहा ना गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल को डिजाइन किया गया हमने। ठीक है, जो फेमस फ्यूल सेल है वो कौन सी है या वो कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं वो लिखा है मैंने। One of the most successful fuel cell which use the reaction of H2 and O2 to form water। यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी बनाते हैं। इस रिएक्शन का यूज करते हुए जो सबसे आज तक की सक्सेसफुल फ्यूल सेल है वो इस रिएक्शन का यूज करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने का, कि कंबक्शन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से पानी बनता है। ये सबसे फेमस क्या कहते हैं फ्यूल सेल है हमारे पास अभी तक की। ठीक है, तो मैंने छोटा छोटा बता दिया आपको फ्यूल सेल और आपको कोरोजन के बारे में। जब इसे मैंने बताया, जब मैं उर्दू चैनल पर अपनी कंप्लीट डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ पर इन दोनों के बारे में आपको विद डायग्राम पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो फटाफट मैं ईसीएस से आगे लास्ट टॉपिक उसको भी क्लियर कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ECS यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख सकता था, इनके इजी लैंग्वेज जो मैं लिख सकता था वो मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया। चलिए आज इसको समझते हैं। तो ECS फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाम में बता रहा है सीरीज यानी श्रेणी, यानी टेबल जैसी होगी या किस तरह की टेबल होगी और क्या होगा उस टेबल के अंदर वो मैंने यहाँ लिख दिया एक शॉर्ट फॉर्म में। मैंने इसको यहाँ पे इसके कुछ 3 एलिमेंट्स को लेके मैंने जो मेन एलिमेंट्स हैं और उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो क्या होती है ECS इज अ लिस्ट that describe the arrangement of elements in order of their increasing electrode potential value। यानी कि ECS क्या है? एक वो सीरीज है जो एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि E नोट है उसकी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर को बताती है। मतलब क्या है? अगर ये समझ नहीं आता तो देखो इसमें कुछ एलिमेंट में 3 एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है इसके अंदर, यानी कि इसमें पहले मैंने Li रखा है, देन हाइड्रोजन रखा है, देन Fe रखा है मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपका जो Li जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है -3.05 है, देन मैंने हाइड्रोजन रखा है इसका E नोट की वैल्यू 0 है, देन मैंने Fe रखा है जिसकी E नोट की वैल्यू +2.87 है। ये F2 है, Fe नहीं है, तो इसमें क्या है? Li हाइड्रोजन और F2, ठीक है, फ्लोरीन यानी। तो मैंने यहाँ पर इन सबको रख दिया है। अब इसमें आपको देखना क्या मिल रहा है कि जो इन सब एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो धीरे धीरे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है। तो यही जो सीरीज है इस तरह से, ठीक, कुल मिलाकर 40 से 50 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल तैयार होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर का, यानी कि पहले माइनस देन 0 देन प्लस, इस वैल्यू को रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि ECS क्या होती है। याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा वैल्यूज को याद करना है, लाइक कॉपर कहाँ पर है, जिंक कहाँ पर है, क्यों याद होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में लिखा है कि क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले नाम से पढ़ते हैं, लाइक रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ऑक्सीडाइजेशन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मेटल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ, देन रिएक्शन विद एसिड्स। ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अब इनको 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मतलब क्या है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव होगी। जिस मेटल की E नोट की वैल्यू सबसे कम होगी वो मोर रिएक्टिव, जिस मेटल की E नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो लेस रिएक्टिव। मतलब क्या है? जो ऊपर वाले हैं, यानी कि 0 से जैसे जैसे मैं ऊपर चलूंगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी और जैसे जैसे मैं नीचे चलूंगा रिएक्टिविटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि नीचे जाने पर E नोट की वैल्यू बढ़ेगी और ऊपर जाने पर E नोट की वैल्यू घटेगी। तो ऐसे ऊपर जाने पर वैल्यू बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। नीचे जाने पर वैल्यू बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ घटेगी तो रिएक्टिविटी भी घटेगी। अगले पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो सेम टू सेम जैसे रिएक्टिविटी था, सेम टू सेम ये है। जिनकी वैल्यू माइनस में होगी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होगी, जिनकी वैल्यू प्लस में होगी वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो माइनस वाले होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जिनकी वैल्यू प्लस में होगी वे कौन होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सिमिलर ऐसे यहाँ पर था, जैसे ये वाले जो ये है वो मोर रिएक्टिव है, ये वाले कौन है? लेस रिएक्टिव, ठीक है। ये वाली मेटल के लिए बात की गई मैंने, क्योंकि F2 नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के लिए बात नहीं की मैंने अभी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये सिर्फ पहला वाला पॉइंट था ना कि जिसकी वैल्यू माइनस में है वो मेटल के लिए है, ठीक है, नॉन मेटल के लिए नहीं है। नॉन मेटल के लिए जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि नॉन मेटल के लिए जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो रिएक्टिव, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लेस रिएक्टिव। बट मेटल्स में जस्ट उसका उल्टा है, जिसकी वैल्यू कम वो मोर, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो लेस। ये मेटल के लिए, यानी मेटल और मेटल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगला है मेटल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? यानी कि अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख कर दिखाता हूं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है CuSO4 प्लस Fe और रिएक्शन हुई है FeSO4 प्लस C। तो इस रिएक्शन में हमें देखना क्या मिला कि जो Fe है, Fe ने Cu का जो CuSO4 का सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में Cu को रिप्लेस कर दिया, यानी कि Cu हट गया और Fe उसकी जगह पर आ गया। तो सेम यही चीज में लिखे मेटल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ, यानी कि जो ECS में जिनकी वैल्यू सपोज हमारे पास 2 एलिमेंट है, यहाँ पे C और Fe है। लेट से Fe की वैल्यू माइनस का 2.3 है और इसकी वैल्यू 1.5 है, ठीक है। तो ये ज़्यादा माइनस में ज़्यादा मोर है, ये माइनस में कम है। तो जो जिसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा होगी वो कम वाले को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा।
या एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ECS चलती आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा Li था, फिर H था, फिर हमारा F2 था। तो जो ECS में ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा। जैसे यहाँ पर कहीं को Fe है, यहाँ कहीं को Cu है, यानी कि ऊपर वाला है उसे नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। दो लैंग्वेज मैंने बता दिए। पहला क्या है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी माइनस में वो कम वाले को रिप्लेस कर देगा, या आप ये समझिए जो ECS में ऊपर होगा वो नीचे वाले को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या थे आपके मेटल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेंथ, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। तो इस पॉइंट में क्या है कि जितनी भी जो भी हमारे एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि हम जैसे मैंने ECS आपकी बनाई थी Li फिर H फिर F2, ये माइनस का 2 पॉइंट समथिंग था 7, ये आपका 0 था और ये प्लस का 2 था, ये 3 था सॉरी, ठीक है। यानी कि जितनी भी एलिमेंट्स H से ऊपर है, जितनी भी मेटल, सॉरी एलिमेंट्स नहीं सिर्फ मेटल, जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वे एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करेंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं, जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है ECS में वे सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे होता है ये, ठीक है। कुछ मैंने चुनिंदा इसके यहाँ पे यूजेस लिखे हैं ECS के, तो ECS के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ना हो, क्योंकि मैंने चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक छोड़े हैं जो मेरे को अननेसेसरी लगे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उनमें में दूसरा चैनल है उस पर जाकर के मैं डीपली आपको डीप नॉलेज के साथ वहाँ पढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सोचता है कि भाई आपको थोड़े शॉर्ट नोट में आपको पढ़ाऊँ कि जिन बच्चों को शॉर्ट नोट पढ़ रहा है वो यहाँ पढ़ ले, जिनको डीप पढ़ना है वो वहाँ पर पढ़ ले। लेकिन आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक को कि मैं क्लियर करूँ अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर ये फिनिश हो गया। एंड थैंक यू फॉर